चलो, तो देखो इस टॉपिक में दो बैंक्स के बारे में डिस्कस करें। एक कमर्शियल बैंक और एक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहा, है ना। सेंट्रल बैंक मतलब कंट्री का बैंक। चलो, पूरे सेंटर का बैंक पहले डिस्कस करते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक का मैं एग्जांपल लिखता हूं, तुम्हें अपने आप क्लियर होगा कमर्शियल बैंक होता है। सर सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे फेमस बैंक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक। आज के टाइम पे सबसे टॉप पे जो चल रहा है एचडीएफसी, उसके बाद जो चल रहा है आईसीआईसीआई, इसके अलावा बहुत सारे बैंक, ऑल दीज आर कमर्शियल। अब इन बैंक में अगर तो किसी का भी अकाउंट हो तो उसको ये पता होगा कि ये जो बैंक है ना, ये चारों बैंक, इसके अलावा बहुत बैंक और है ना, एक्सेट्रा लिख देता हूँ तो तुम बोलो बाकी बैंक कुछ और है। तो ये जो बैंक्स हैं, इनके दो मेन काम होते हैं सबसे ज्यादा, जो हम लोग डेली लाइफ में भी करते हैं, बैंक में जाकर करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, बार बार हम लोग ये काम। अगर तुम लोग कभी बैंक में जाते हो तो क्यों जाते हो? पैसा डिपॉजिट करना। मतलब सर बैंक का पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है सर, बैंक में हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी, हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं और बैंक उसको एक्सेप्ट करता है। बैंक डिपॉजिट किए हुए पैसे का करता क्या? जो वो आपको इंटरेस्ट देता है। बैंक इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पे, फिक्स डिपॉजिट पे। बैंक क्या करता है? मनी को, हाँ बताओ। बैंक की करता है, बैंक पैसे को लेके और उसको मार्केट में निकाल देता है, हाँ, लोन के फॉर्म में देता है, लोन के फॉर्म में, तो उसको उस पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक ठीक, मतलब सबको पता है अपन लोगों को कि सर बैंक में जो जनता का पैसा, पब्लिक का पैसा जमा होता है, डिपॉजिट होता है, उसी पैसे को बैंक लैंड कर देता है। तो सर बैंक का सबसे फेमस दूसरा काम, ग्रांटिंग लोन या फिर लैंडिंग मनी। ठीक है सर। अच्छा सर, बैंक जब आपसे डिपॉजिट लेता है, जैसे आप सेविंग अकाउंट पे डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट करते हो, एफडी का डिपॉजिट करते हो, कितना परसेंट रिटर्न देता है बैंक? हाँ, रिटर्न कितना परसेंट देता है बैंक? जैसे एक एवरेज बताओ, अगर आप लोग पहले सेविंग का बताओ, है ना। अगर आप लोग सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो, सेविंग अकाउंट सब समझते हो ना, सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल सबका खुलता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है यूजुअली, है ना, गुमास्ता लगाना पड़ता है या कोई भी डीड लगानी पड़ती है तब खुलता है। और फिर एक होता है अपना फिक्स्ड अकाउंट, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। आरडी इज अ डिफरेंट थिंग। तो एफडी, एफडी का भी छोड़ो, सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है? एक नॉर्मल बताओ, मतलब ये नहीं पूछ रहा कि किसका, ये बताओ इसका, एक एवरेज बताओ अपने हिसाब से। सेविंग डिपॉजिट 3 से 4%, दो तो कोई नहीं देता, है ना। तो सर अगर हम बात करें एसडी की, सेविंग डिपॉजिट पे, तो 3% तो मिलता है। अच्छा एफडी, फिक्स डिपॉजिट की बात करो तो 10 कभी अब नहीं मिलता। 10 का जमाना आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जा चुका, जब 10% डिपॉजिट मिलता था पर साल। तो 10 साल में आपका पैसा डबल से भी ज्यादा, टिबल, लगभग टिबल हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे एफडी पे आपको मिलता है 6% मैक्सिमम, बता रहा हूँ। 7% कोई गरीब बैंक होगा वो दे देगा, जाना माना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लोग 7-8 दे देंगे, ये तो 6%। एसबीआई देखो 5.5%, 5% इंटरेस्ट देती है एफडी पर, है ना। लेकिन क्या होता है ना, ये कंपाउंडिंग होता है, इंटरेस्ट एनुअली और मंथली कंपाउंड होता है, तो वो इंटरेस्ट लगभग अच्छा खासा होता है। चलो, अगर आप लोग लोन लोगे, मान लो जैसे आप कार लोन लेते हो, या आप होम लोन लेते हो, या आप पर्सनल लोन लेते हो, है ना, गोल्ड लोन भी ठीक है।
होम लोन की तरह गोल्ड लोन होता है। तो कार लोन कितने पे मिल जाता है? एक एवरेज बताओ, ये नहीं पूछ रहे कि एग्जैक्ट बताओ। कम से कम 10% तो लेके चलो, 10 से ज्यादा ही होता है, 10 लेके चलो। ठीक है, ठीक है। होम लोन देखोगे मिनिमम 8%। अगर पर्सनल लोन देखोगे तो पर्सनल लोन 20% से 50% तक भी जा सकता है, पीएल, जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं। तो बैंक बोलता है भाई साल का 20% दो, 5 साल तक नहीं चुकाओगे तो डबल पैसा ले लेंगे। तो देखो, ये इतना फालतू बात करने का रीजन क्या था कि सर बैंक हमें देता है 3 या 6% और हम हमसे ही 10, 8 या 50% लेता है। तो बैंक इंटरेस्ट लोगों को दे कम रहा है, उन्हीं के पैसे को चैनलाइज कर रहा है और ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है। अगर देखा जाए तो एक एवरेज बेसिस पे बैंक हमें दे रहा है 4% इंटरेस्ट दे रहा है और हमसे ले रहा है, सॉरी, हाँ, बैंक हमें 4% दे रहा है और हमसे ही इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो अराउंड 12% ले रहा है। बैंक को इतना फायदा हुआ 8%। तो सर बैंक जब 8% इंटरेस्ट कमा रहा है, तो ये जो कमर्शियल बैंक है, इनका बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या हुआ? प्रॉफिट कमाना। तो ये जो 8% इंटरेस्ट उन्होंने एक्स्ट्रा कमाया, ये उनका प्रॉफिट है, फायदा है। क्लियर? तो कमर्शियल बैंक एक ऐसे बैंक होते हैं जो पब्लिक से, जनता से डिपॉजिट लेते हैं, फिर वही पैसे को मार्केट में चैनलाइज कर देते हैं, लोन के फॉर्म में, शेयर्स के, डिबेंचर्स के फॉर्म में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म। उससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कैपिटल इनकम होती है। वो सभी इनकम को उठाकर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ब्याज दे देते हैं और बाकी पैसा खुद रख लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, मनी लेंड करते हैं और उस मनी का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी पैसा होता है वो खुद रख लेते हैं। क्लियर? सो दिस इज कमर्शियल बैंक। अपन ने कमर्शियल बैंक को सिर्फ एक्सप्लोर किया। अगर डेफिनेशन वाइज देखोगे तो कमर्शियल बैंक कोई भी ऐसा बैंक होता है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसी पैसे को वो लोन में कन्वर्ट कर देता है, दूसरों को, जनता को ही लोन दे देता है और साथ ही साथ कुछ पैसे का वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। जैसे रिलायंस के शेयर खरीद ली, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, है ना, बैंक रिसिप्ट्स खरीद ली, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद ली, है ना, मनी मार्केट में पैसा लगा दिया, उससे वो लोग डिविडेंड कमाते हैं, वहां से भी इंटरेस्ट कमाते हैं। हाँ, सीआरआर और एसएलआर, हाँ, वो सब अभी पढ़ेंगे कि भाई आपको इतना परसेंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। हाँ, रिजर्व में रखना ही पड़ेगा। क्या हुआ भाई, एकदम से 100 लोग आ गए, 100 लोगों ने पैसे जमा करे, सबके सब आ गए, पूरा पैसा निकलवाने, तो बैंक की बदनामी होगी ना। इस चक्कर में रखना पड़ता है। बाकी डिस्कस करेंगे, टॉपिक ही है पूरे। क्लियर? तो कमर्शियल बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मनी लोन ग्रांट करता है और पर्पस क्या होता है इन सब चीजों का? प्रॉफिट का। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या? चलो ध्यान से, फंक्शंस को अपनी बुक में दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है प्राइमरी फंक्शन और एक है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। लिखना है अपन को, है ना, जब से। अब देखो, प्राइमरी फंक्शन को तुम लोग बोल सकते हो मेन फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन को तुम लोग कह सकते हो अदर फंक्शंस, क्योंकि प्राइमरी आर दी मेन थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बैंक यूजुअली करता है। क्लियर? तो प्राइमरी और सेकेंडरी, पहले प्राइमरी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा ग्रांटिंग या एडवांसिंग। क्लियर? अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स यानी क्या? सिर्फ कस्टमर्स अपनी इनकम का, कस्टमर्स जो हैं वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट आफ्टर एक्सपेंडिचर, जो कस्टमर्स हैं वो अपनी इनकम का कोई पार्ट खर्चा करने के बाद सेव करते हैं और वो पैसे को कहां पे? बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। आप आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि इंसान अपने सारी इनकम को बैंक में डाल देता है आज के टाइम पे, लेकिन पहले के टाइम पे जब ये बुक्स पब्लिश हुई थी, जब ऑथर्स ने कुछ लिखा था, उस टाइम पे सिनेरियो में क्या होता था? इंसान जितना पैसा कमाता था वो उसको कैश हाथों में मिलता, उस पैसे का कुछ हिस्सा वो खर्च कर देता था और बचे हुए पैसे को सेव करने के पर्पज से बैंक में डाल देता था। क्या है ना, गुल्लक में पैसा डालोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बैंक में डालोगे तो आपको 1%, 2%, 3% जो भी है वो मिल जाए। तो यही चीजों को देखकर लोगों ने बैंक में पैसा सेव करना शुरू कर। बट आज के टाइम पे तुम देखोगे ना, तो डिपॉजिट्स का मतलब सिंपल है सर, बैंक कस्टमर्स क्या करते हैं? एज पर देयर रिक्वायरमेंट बैंक में जाके कुछ पैसे को, कुछ मनी को सेव कर देते हैं, है ना, बैंक में जमा कर देते हैं। अब डिपॉजिट्स जो है वो 3 टाइप्स के, एक एक करके तीनों डिपॉजिट्स को देख। एक है हमारा सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। एक होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट और एक क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, एक और होता है वैसे रिकरिंग डिपॉजिट, बट अपन को नहीं दिया है तो अपन ये 3 को लिख के चलते हैं ना। इतना लिख लो प्लीज, फटाफट लिख लो अंकल, लिखना। बिजनेस और इको में डिफरेंस है, यार पढ़ोगे सब समझ में आएगा। इको में बच्ची और नहीं, अगर नहीं पढ़ोगे अच्छे से डरा नहीं ना बता रहे। चल, सो प्राइमरी फंक्शंस में पहला एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, जिसके अंदर 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं सर, एक सेविंग डिपॉजिट्स, एक करंट डिपॉजिट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट। चलो पहले डिस्कस करते हैं सेविंग डिपॉजिट। पहली बात, सेविंग डिपॉजिट में वी कैन विड्रॉ मनी with ATM, check, etc. दूसरा पॉइंट, लो इंटरेस्ट रेट देन एफडी। सेविंग डिपॉजिट पे ब्याज मिलता है, लेकिन जो ब्याज, जो इंटरेस्ट मिलता है वो
फिक्स्ड डिपॉजिट से कम। अब देखो करंट डिपॉजिट, यूजुअली कौन मेंटेन करता है करंट डिपॉजिट, कौन यूज करता है, बिजनेसमैन, मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन, तो यूजुअली बिजनेसमैन का, ठीक है। विड्रॉ थ्रू चेक, सबसे ज्यादा चेक इश्यू होता है करंट डिपॉजिट। आज के टाइम पे एटीएम्स वगैरह सब कुछ मिलता है, अदरवाइज पहले एटीएम वगैरह नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट, इस पे कोई ब्याज नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन की पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। क्या होता है ना, जैसे कभी तुम लोग जैसे अकाउंटिंग वगैरह करोगे तो है ना, अकाउंटिंग करने में सबसे मेन चीज होती है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे तुम्हें किसी कंपनी की अकाउंटिंग करने को मिली टैली पे, तो सबसे मेन चीज होती है बैंक स्टेटमेंट। एक बिजनेसमैन जितना भी पैसा कमाता है वो पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देता है, और जो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं वो तो डायरेक्टली बैंक में जा रहे हैं। तो एक दिन में किस पर्सन ने कितना कमाया, वो हम कितना पैसा उसने खाते में डिपॉजिट करा, इससे पता लगा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ हेरा फेरी कर देते हैं, 1 लाख रुपए आज कैश आए तो 60,000 ही जमा करें, क्योंकि 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में एक दिन का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाइन लगने लगते हैं, पेनल्टी लगने लगती है। तो इसलिए लोग लेकिन दिखा देते हैं, कुछ कर लेते हैं, किसी को सैलरी दे देते हैं कैश में, कुछ और XYZ काम करते हैं, ऐसा करना नहीं। क्लियर? तो करंट अकाउंट यूजुअली बिजनेसमैन के लिए क्यों खुला है, क्योंकि बिजनेसमैन ने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च करा, क्या क्या एक्सपेंडिचर हुए, क्या परचेज करी, क्या सेल करी, ये सब उस इंसान के बैंक अकाउंट से पता चलता है। क्योंकि भाई अगर सेल करी है तो पैसा खाते में आया होगा, और अगर परचेज करा है तो पेमेंट करी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि कैश में पेमेंट करी इसका पता लगाना मुश्किल है, वो बिल देख के लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको टैक्सेस भरने होते हैं, जीएसटी फाइलिंग करनी होती है ना, ऑडिट वगैरह करवाना पड़ता है, तो इन सब चीजों के लिए बैंक अकाउंट बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये लोग जो पैसा विड्रॉ करते हैं पहले के टाइम पे सिर्फ चेक से करते थे, आज के टाइम पे एटीएम फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन करंट अकाउंट से यूपीआई नहीं होता। क्लियर? आई थिंक कि बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है, यूपीआई नहीं होता है, ठीक है। शायद हो, बट नहीं होता है। क्या होता है, एनईएफटी आरटीजीएस फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि यूपीआई इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट, आप जब मन चाहे 1 लाख रुपए निकाल लो। एनईएफटी आरटीजीएस जो है उसमें अकाउंट नंबर कंपलसरी होता है, तो एनईएफटी आरटीजीएस फैसिलिटी दी होती है, लेकिन यूपीआई फैसिलिटी शायद करंट अकाउंट होल्डर्स को नहीं। ओके, फिर आ जाओ, इंटरेस्ट नहीं मिलता इसको। इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता? सर ये खाता इसलिए खोलते हैं ताकि बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शन कर पाए डे टू डे, तो वो पैसे को सेव नहीं कर रहा, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए पैसे रख रहा है। अगर सेविंग करता तो ब्याज मिले, लेकिन एक बिजनेसमैन करंट अकाउंट में पैसे रख रहा है तो सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पस, सेविंग उसका इंटेंशन हो, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि बैंक नहीं, वो तो सेविंग में भी होता है। एक लिमिट होती है ना कि आपको 2,000 से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और थ्रू आउट दी लाइफ टाइम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मेरा सीबीआई सेंट्रल बैंक में 2,000 का अकाउंट खुला था, वो 2,000 मुझे हमेशा मेंटेन करने पड़ेंगे। एसबीआई में 5,000 से खुला था तो 5,000 लाइफ टाइम मेंटेन करने, नहीं तो इंटरेस्ट कटेगा। तो ये तीनों के साथ है, एफडी के साथ नहीं, सॉरी, एफडी इज अ टाइप ऑफ डिफरेंट थिंग, बट करंट और सेविंग दोनों के साथ ये चीज है कि आपको पैसा मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, कुछ जो अकाउंट्स होते हैं दे आर जीरो जीरो बैलेंस अकाउंट, उसमें मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन करंट वाला ऐसा कोई अकाउंट खुलता है। चलो अब आ जाओ एफडी क्या होती है। चलो चलो फिक्स डिपॉजिट्स पे आ जाओ। नो चेक
facility to withdraw money. High interest rate than saving account. Amount deposit by customer for a fixed period. Clear? Fixed period. Amount deposited by customer for a fixed period. So this is fixed deposit. फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जहां पे कस्टमर एक बार या मंथ के हिसाब से पैसा डिपॉजिट करता जाता है और एक टाइम पीरियड होता है मेच्योरिटी का कि आप आज 10,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट करो और अगर आप इस पैसे को इतने ईयर्स के बाद विड्रॉ करोगे तो आपको इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा। जब तक ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते आप, जब तक डेट ऑफ मेच्योरिटी नहीं आ जाती। इन केस आप विड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपको रिमेनिंग टाइम का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जितना आपने भरा था, मतलब जितना टाइम आपने उसको रखा बैंक में, उतने टाइम का इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट उसमें से कुछ चार्जेस कटेंगे। क्लियर? तो ये फैसिलिटी बैंक ने इसलिए दी थी ताकि अगर कोई पर्सन के पास एक्सेस में पैसा पड़ा है और फ्यूचर में उसके कोई प्लान्स नहीं है तो वो उस पैसे को बैंक में जमा कर दे। बैंक उसको अच्छा खासा रिटर्न देगा और बैंक उसको किसी अच्छी जगह पे चैनलाइज करेगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। सोचो 20 साल के लिए तुमने पैसा एसबीआई में जमा करा, तुमने 1 लाख रुपए जमा करा, एसबीआई ने कहा हम तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे 20 ईयर्स के बाद, है ना? या फिर 1 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए जमा करा, तुम्हें 1 करोड़ के 20 साल बाद 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अगर मान लो 20 साल पहले बैंक ने एमआरएफ कंपनी का शेयर खरीद लिया जिसकी कीमत थी अराउंड 2,000 रुपए, 1,000, आज उसकी कीमत है 70 से 80 हजार। मतलब बैंक ने 1 करोड़ का 70 करोड़ कर लिया और आपको 1 करोड़ के 3 करोड़ दे दिए। लेकिन ऐसा नहीं, लॉस भी होते हैं, तो बैंक फायदे में रहता है भाई, क्योंकि भाई मैं एक छोटा सा पर्सन जो इन्वेस्टिंग करता हूँ, एक सही अनुमान लगाया था तो बैंक के पास तो कैसे कैसे एक्सपर्ट्स हो। सो फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट रेट इसलिए हाई मिलता है क्योंकि बैंक आपके पैसे को लंबे समय के लिए मार्केट में चैनलाइज करता है। अब वो कहीं भी कर सकता है, डेबेंचर खरीद ले, शेयर्स खरीद ले, बॉन्ड्स खरीद ले, मनी मार्केट में लगा दे, कहीं भी लगा दे। क्लियर? चले आगे। तो ये हो गया पीरियड, ये हो गया बैंक का पहला काम। अब आ जाओ ग्रांटिंग लोन या फिर एडवांसिंग लोन। चलो पहला है कैश क्रेडिट, दूसरा है डिमांड लोन, तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन। चलो पहला कैश क्रेडिट क्या? तो कैश क्रेडिट एक इस तरीके का लोन होता है जो आपको आपकी करंट असेट्स के अगेंस्ट मिलता है। करंट असेट्स यानी आपके पास कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर बैंक आपको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर देता है पैसे, जैसे गोल्ड लोन।
आप गोल्ड लोन के लिए जाओगे ना, आपने उतारी आपकी सोने की चेन इयरिंग जो भी है वो रखा, आधार कार्ड जमा करो, 10 मिनट में लोन अप्रूव। अप्रूव क्या करना है, सॉरी, वजन देखा, इतना लोन हो रहा है मैडम, दे दो। दैट इज द कैश क्रेडिट। आपका कोई भी एक असेट गिरवी रखकर एंड द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी बैंक आपको क्रेडिट इशू कर देता है कि ये चीज को आप कैश में तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस चीज को सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास रख रहे हैं और आपको उसके बदले में क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। अब हमने ये जो सोने की चेन है, ये है मान लो 20 ग्राम। आज के टाइम पे 20 ग्राम की चेन पे आपको 70,000 तो मिल ही जाए। आपने बोला मैम हमें तो सिर्फ 20,000 चाहिए, मैडम कहेंगी ले लीजिए 20,000 और 50,000 रुपीज मैंने आपके अकाउंट में रख दिए हैं। अकाउंट में रख दिया खाते में नहीं जमा करे, आपको सेंशन है, जब आपको जरूरत पड़े विड्रॉ कर लेना। ऐसा रियली रियल टाइम में मनुपुरम गोल्ड लोन, एक और मुथूट फाइनेंस, आईडीएफसी यहाँ पे होता है। जैसे मेरी एक सोने की एक गोल्ड की चेन गिरवी है, उस पर मैंने 40,000 का लोन लिया है, मैं उस पर 70 तक का ले सकता हूँ। तो मैं जैसे ही बैंक को रिक्वेस्ट डालूंगा मेरे खाते में तुरंत बचा हुआ 10,000, 20,000 या 30,000 तक पैसा डाल दो, है ना। बैंक 100% लोन नहीं देता कि भाई गोल्ड की चेन का मार्केट प्राइस 50,000 है तो आपको 50,000 ही वो दे दे, नहीं। अगर 50,000 गोल्ड की चेन का प्राइस है तो आपको 30, 35 या 40,000 देगा। क्यों भाई, सिक्योरिटी बना के रखेगा ना कि बाई चांस गोल्ड के रेट्स कम हो गए इन केस, तो भाई हमें लॉस ना। क्लियर। तो कैश क्रेडिट में क्या होता है, बोरोवर को लोन दिया जाता है अगेंस्ट करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, लोन गिवन टू बोरोवर against his current assets like share, stock, gold, etc. Interest is charged on CC, कैश क्रेडिट। अच्छा याद रखना, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, ओवरड्राफ्ट इज अ डिफरेंट। कैश क्रेडिट में आप कोई करंट असेट को रख रहे हैं। अच्छा ये भी बात क्लियर समझना, आप अपना कोई करंट असेट रख रहे हो, फिक्स असेट नहीं रख रहे। कार गिरवी नहीं रखोगे, कार तब गिरवी रखोगे जब आपका बिजनेस कार खरीदने बेचने का हो, क्योंकि करंट एसेट कार कब बनेगी, जब हम कार से ट्रेडिंग कर रहे होंगे अपन। हाँ ठीक है, तो आप अब किस चीजों को रख सकते हो कैश क्रेडिट में सिक्योरिटी के फॉर्म में, गोल्ड को रख सकते हो, है ना, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है, कल कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा गोल्ड में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हो तो गोल्ड नहीं रख, शेयर्स में रख सकते हो, लेकिन शेयर्स कैसे होने चाहिए, करंट वाले। आपने शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं लगाया, लॉन्ग टर्म शेयर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग होता है, एक साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कहलाता है, अकाउंट्स में पढ़ा। तो हमने हमें कैश क्रेडिट किसके बेसिस पे मिलेगा, करंट असेट्स के बेसिस पे। जैसे स्टॉक, शेयर्स, गोल्ड। स्टॉक में जितना भी स्टॉक है, गोडाउन में माल पड़ा है, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि भाई आप एक दिन में पूरा स्टॉक तो खाली कर नहीं दोगे, कुछ तो छोड़ के जाओगे ना। भाई कोई करोड़ों की कंपनी है, स्टॉक पड़ा है, अगर वो छोड़ के जाएगी ना तो बैंक को खबर पड़ी जाएगी, क्यों, इतना सारा माल ऐसा लेके जाएगी तो कहीं ना कहीं से बैंक को पता चल ही जाएगा। और शेयर्स के तो सर्टिफिकेट बैंक के पास जमा हो जाएंगे, है ना, बात कर दिखाओ कहाँ भागोगे। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उनको जब्त कर देगा अगर आप भागोगे तो। क्लियर। अब आ जाओ डिमांड लो, लिखो इसमें, बैंक कैन recall the loan from borrower
अच्छा, डिमांड लोन। सर डिमांड लोन एक ऐसा लोन होता है जो कस्टमर, सॉरी, जो बैंक कभी भी किसी भी टाइम मतलब बैंकिंग आवर्स में, ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे एसबीआई फोन करके बोला ला भैया पैसे वापस करो। कभी भी मतलब बैंकिंग आवर्स में किसी भी टाइम पे कस्टमर को कॉल करके थ्रू मैसेज, थ्रू एनी अदर थिंग, वो आपसे पूरा पैसा वापस बुलवा सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी यूजुअली बड़े बिजनेसमैन को दी जाती है जब उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंक हमें पैसे की जरूरत है, और बैंक कहती है कि सर जिस टाइम हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, हम आपसे कभी भी वो पैसा डिमांड कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो डिमांड लोन यानी कोई भी ऐसा लोन जो बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने बोरोवर्स को देती है, जो बैंक कभी भी किसी भी टाइम वापस मांग सकती है। देखो कैश क्रेडिट में एक फायदा था, एक टाइम दिया होगा कि आपको इतने महीनों में वापस करना है, इतने हफ्तों में वापस करना है, इतने साल में वापस करना है, और जब तक वापस नहीं करोगे, जब तक आपकी जो सिक्योरिटीज है, कैश करंट असेट्स है, वो बैंक के पास रहेंगे। लेकिन डिमांड लोन में कोई सिक्योरिटी इशू ही नहीं है, तो बैंक कहता है जब हमारा मन करेगा तब हम आपसे पैसे वापस मांगेंगे। मतलब हमारे पास कुछ चेक्स रखे होंगे, हम आपको कॉल करके बोलेंगे कि हम चेक को बैंक में डाल रहे हैं एंड यू हैव टू पे द मनी। तो जब बैंक डिमांड करेगा तब आपको उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड गिवन रहता है कि 1 महीने तक तो आप पैसे को यूज करो, 1 महीने बाद जब हमारा मन होगा तब हम आपसे पैसा निकाल लेंगे। 1 हफ्ते आप आराम से यूज करो, उसके बाद किसी भी दिन हम लोग पैसा आपसे रिकॉल करवाएंगे। तो डिमांड मनी मतलब, सॉरी, डिमांड लोन मतलब कोई भी ऐसा लोन विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, पेबल नहीं, रीपेबल ऑन डिमांड, क्योंकि लोन जब पे होगा तो बोरोवर के पास जाएगा, और जब बोरोवर उसको वापस बैंक को लौटाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये एक ऐसा लोन होता है जिसकी रीपेमेंट किसकी होती है, डिमांड पे। किसकी डिमांड पे, बैंक की डिमांड पे। मतलब समझ में आया। अच्छा, अब आ जाओ शॉर्ट टर्म लोन। एसटीएल मतलब शॉर्ट टर्म होगा ना, चलो सर लिख लो, अप टू 1 ईयर। सुनो, पहले सुन लो फिर लिख लेना। शॉर्ट टर्म लोन यानी लोन गिवन अगेंस्ट सम कोलिटरल सिक्योर। सर एक शब्द आपने लिखा था करंट असेट्स, जो कैश क्रेडिट में लिखा था, एक है कोलिटरल सिक्योरिटी। कोलिटरल सिक्योरिटी क्या होती है, एडिशनल सिक्योरिटी। मतलब अगर आप कार लेते हो तो आप कार को फाइनेंस करवाओगे, आपको क्या मिलता है, कार पे कार लोन मिलता है। अगर आपने कार का पैसा नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगा, कार खींच के ले जाएगा। बैंक कहता है ये क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी। कार तो प्राइमरी सिक्योरिटी है। आपको कार के साथ चेक भी अटैच करना है, आपको कार के साथ अपने घर के कागज भी गिरवी रखने हैं। मतलब अगर मान लो कि आपने, ध्यान से सुनना, मान लो कि आपने लोन लिया है 5 लाख का, आज कार है 8 लाख रुपए, आपने 1 लाख का लोन पे कर दिया, कितना लोन बचा, 4 लाख।
कितने साल में पे करा? 1 लाख का लोन आपने मान लो 3 साल में पे करा। कार की मार्केट वैल्यू 3 साल के बाद 2.5 लाख रुपए। मैं तो पैसा खा जाऊंगा और मुझे कितने का फायदा होगा? 1.5 लाख। तो बैंक कहता है सर हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, कोलिटरल सिक्योरिटी। जैसे जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हो ना, तो डिबेंचर्स के बदले आपको सिक्योरिटी के फॉर्म में मिलता है कागज, जिसको कहते हैं डिबेंचर डीड, डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, उसका प्रूफ है इस कागज। तो ये क्या है? सिक्योरिटी तो है ना। आपका पैसा वो कंपनी खा नहीं सकती, लेकिन एक कागज का टुकड़ा क्या आपको पैसा दिलवा देगा? कंफर्म है? नहीं, ये सिर्फ हमारी सिक्योरिटी है। तो कंपनी कहती है आपको भरोसा तो होगा नहीं मुझ पे, एक काम करो, कागज तो लो ही लो, साथ में एक एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी भी लो। मतलब मेरा फर्नीचर जो है ना, अगर ये मैंने पैसा नहीं दिया तो ये सबसे पहले ये फर्नीचर बेच देना। इसको कहते हैं एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो एडिशनल सिक्योरिटी में मिलता है। ठीक है? और शॉर्ट टर्म लोन जो है वो 1 साल से कम का होता है, जो 1 साल में कस्टमर को रीपे करना पड़ता है। और इस पे भी क्या चार्ज करता है बैंक? इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्लियर? कैश क्रेडिट कैन बी ऑफ 1 वीक, 1 मंथ। कैश क्रेडिट बहुत बड़ा लोन नहीं होता। वाली मूवी देखी 1992, हर्षद मेहता वाली? जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन इशू होते हैं ना, वो कैश क्रेडिट में होते हैं। कोई भी ऐसा लोन जो फटाफट इजीली, कभी भी देखना गोल्ड का जो लोन होता है ना, उसको हर 2 महीने में हमें वो क्या बोलते हैं उसको, रीप्लेज करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। क्यों? वो कहता है हम लोन 2 या 3 महीने के लिए देते हैं, आपको जरूरत है ना साल भर पैसे की, हर 3 महीने में आकर रिन्यू करता हूं। यहाँ पे आप अपने किसी करंट एसेट्स को रख रहे हो, और शॉर्ट टर्म लोन में आप किसी कोलेटरल सिक्योरिटी को रख रहे हो। इट कैन बी अ फिक्स्ड एसेट, इट कैन बी योर करंट एसेट्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन कैश क्रेडिट के लिए आपको कोई करंट एसेट को ही गिरवी रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के कागज नहीं रख सकते। बट शॉर्ट टर्म लोन में आप प्रॉपर्टी के कागज रख सकते। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन अगर कोई लेता है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक से लोन लोगे यार, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। कहाँ क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, एक बार यहाँ तक देख लो, 2 मिनट में आगे से कवर। ठीक है? 2 मिनट बढ़िया सा देख लो, कोई डाउट हो तो फिर अपन सेकेंडरी फंक्शन और कवर करेंगे, फिर अपन क्लास फिनिश कर देंगे। ठीक है? जो था मेन प्राइमरी था, सेकेंडरी बहुत सारे। अब ये हो गए किसी भी बैंक के मेन फंक्शन, जो एक हर पर्सन इसको देखता है। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट तो अपन सब लोग कर सकते हैं, बट इट इज नॉट श्योर कि हर इंसान को लोन मिलता है। ठीक है? लेकिन ये अपन अपने लिए प्राइमरी थोड़ी पढ़ रहे हैं, बैंक का प्राइमरी काम।
तो बैंक के सबसे मेन काम दो ही होते हैं, लोन देना और डिपॉजिट लेना। ठीक है, चलो अब आओ सेकेंडरी फंक्शन या फिर अदर फंक्शन। अच्छा, बहुत सारे। सबसे पहला सर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ, जिसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हाँ, सिर्फ बिजनेस। सर ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो करंट अकाउंट पे दी जाती है, और करंट अकाउंट कौन यूज करता है? बिजनेसमैन। ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पे अगर कस्टमर के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो वो 1,10,000 तक का चेक इशू करते। सर दूसरे लोग अगर ऐसा करते तो उनका चेक बाउंस हो जाता, लेकिन कोई रेप्यूटेड बिजनेसमैन जो रोज का लाखों का करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता है, अच्छा खासा टैक्स पेयर है, तो बैंक कहता है यार ये इंसान तो लाखों का ट्रांजैक्शन करता है, ये मेरा पैसा खा के कहां भागे। सो इट इज बेटर कि 1 लाख रुपए अगर इसके अकाउंट में है तो 1,10,000 का लोन, 1,10,000 रुपए की पेमेंट कर दो, और 10,000 रुपए हम इससे 2, 4, 5, 10 दिन, 1 महीने में मांग लेंगे। अच्छा, बैंक को भी तो फायदा है ना, बैंक इस पे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। हाँ, जैसे लोगों से 1 महीने के लोन पे बैंक 2%, 3% चार्ज करेगा, इन लोगों से बैंक 5, 5, 6% चार्ज करता है। तो भाई अगर चेक बाउंस हो गया, अगर कस्टमर बोले कि हमने आपसे नहीं कहा था, चेक बाउंस हो गया, तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, आप क्रिमिनल बन जाओगे। आप क्रिमिनल बन जाओगे, क्रिमिनल। क्रिमिनल समझते हो? आपने क्राइम करा है, 1 लाख रुपए खाते में है और 1,10,000 का चेक इशू कर दिया, कोर्ट इसमें आपको जेल भेज सकती है, 2 साल की, 6 महीने की सजा। बैंक नहीं करेगा, बैंक तो आपका वो है, एजेंट है, बैंक हमारा एजेंट होता है। कस्टमर केस करेगा, सॉरी कस्टमर नहीं, जिसका चेक बाउंस हुआ है, सामने वाले का, मतलब जिसकी पेमेंट नहीं है, वो केस करेगा। और बैंक के पास से बिना पूछे डाल दी जाता है। अब मैं बोले बैंक चल जाए, मेरे को तो बैंक बोलेगा सर आपके इंस्ट्रक्शंस पे हमने 1 लाख की जगह 1,10,000 इशू करे, आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो हम नहीं चाहते चेक बाउंस। क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी लाइबिलिटी बनती है, फिर सामने वाले से अपन बोलेंगे आप लोग सेटलमेंट करके हमारा 10,000 हमें वापस करो, ये होगा ना। हाँ, नहीं अकाउंट से काटेंगे नहीं, आप लोग घर पे जाके सेटलमेंट करो, जो भी मैटर है, लेकिन हमें 10,000 दो कहीं से भी, क्योंकि हमने रेपुटेशन की वजह से आपकी इज्जत बचाने के लिए पैसे, अगर चेक बाउंस होता है तो आपकी इज्जत जल जाती है। इस तो ये सेलेक्टेड लोगों को मिलता है, इसलिए हर किसी को नहीं मिलता, है ना। जो पर्सन बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अच्छे सालों में ट्रांजेक्शन बड़े करता है, उन्हीं लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबसे पहली बात किस पे मिलती है? करंट अकाउंट्स पे। तो लिख लो, ओएफ मतलब
ओवरड्राफ्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 डेज, 15 डेज, इससे ज्यादा का नहीं होता। ऐसा नहीं कि 1 साल का ओवरड्राफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा होता है। अगर साल भर तक ओवरड्राफ्ट रहा तो एक डबल हो जाएगा पैसा बैंक का। और बैंक इतनी पेनल्टी, इतने चार्जेस लगाएगी कि इंसान भरते भरते पागल हो जाएगा। इंसान बोलेगा बाहर से पैसा ले लो लेकिन ये पैसा वापस करो। क्लियर? और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्लियर है, ये वो तो नहीं लिखा हूं ना कि पर्सन कैन विड्रॉ मोर मनी देन सेट इन हिज अकाउंट। अकाउंट में जितना है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, लिख लिया? चलो, ओवरड्राफ्ट हो गया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है अपन ने, सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब एक बिजनेसमैन को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, वो भी सिलेक्टेड अकाउंट्स को मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने कल करंट अकाउंट खुलवाया और परसों से आपको ओवरड्राफ्ट मिलना चालू हो गया। आपको ऐसी रेपुटेशन बनानी पड़ती है वहां पे। वो रेपुटेशन 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में या 10 साल, एक शायद कंपनी बंद हो जाए तब भी ना बने, डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन कैसे हैं, आपके टर्म्स कैसे हैं बैंक से, और आपने कितने चेक्स को बाउंस करा है, क्या क्या हुआ इन सब चीजों पे। फ्रॉड में तो इंगेज नहीं हो, इन सब चीजों पे आपको क्रेडिट फैसिलिटी इशू होती है। अब इस फैसिलिटी पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई होता है। अच्छा, कितनी तक क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, ये बैंक और कस्टमर पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लो मैंने अगर 10 करोड़ का चेक इशू करा और मेरे खाते में सिर्फ 8 करोड़ है, तो बैंक मुझे 2 करोड़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देना। 2 करोड़ से ज्यादा की मत देना, ये फिक्स है कस्टमर और बैंक के। अगर बैंक उससे ज्यादा दे दे तो फिर तुम्हारी बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये फिक्स्ड है, और फिक्स्ड होता है तभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। बैंक ऐसे नहीं बोलता कि अरे यार ठीक है चलो जाने दो, ज्यादा पैसा दे दो। पहले एक लिमिट सेट होती है फिर जाके, क्योंकि भाई क्या पता आपको फैसिलिटी अवेल करनी भी है क्या नहीं। तो उसका एक पूरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाई होता है और छोटे समय के लिए दी जाती है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना। कोई बेवकूफ ही होगा जो 2 महीने, 1 महीने से ज्यादा के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज करता रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है ना। मतलब ये समझ लो एफडी में आपको साल भर में जितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2 महीने में तो वो इतना चार्ज कर लेंगे, फाइन भी लगा देंगे। ठीक है, चलो अब आओ सेकंड पॉइंट, ये तुम लोग आता होगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा ये बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन? क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जैसे मैं इसको पेमेंट करता मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसको बिल बना कर दूंगा कि भाई को ये बिल लिया और बैंक से पैसे ले लिया, बैंक इसको बिल दिखा के पैसे देता है। जो पेमेंट, जिसको पैसा जो उधार लेता है वही बिल बनाता है। सुनो, क्लियर करो, क्लियर करो, बोल सही रहे थे बट बिल बनाता कोई और है। एक्सेप्ट ये है, मान लो सेलर गुड्स बेचने वाला, ये है मान लो हमारा बायर। सेलर बायर से क्या लेगा, क्या खरीदेगा? गुड्स या सर्विस। तो गुड्स खरीदे मान लो, बदले में बायर को क्या देना चाहिए? पैसे। बट सर पैसे तो नहीं है, पैसे तो है ही नहीं, क्या दोगे? तो सेलर कहेगा देख भाई, यू डोंट हैव मनी, मेरे गुड्स मैं तुझे क्रेडिट पे तो नहीं दे सकता जस्ट बिकॉज मैं तुझे जानता नहीं, लेकिन एक काम अपन लोग कर सकते, मैं तेरे नाम पे, सेलर बोल रहा है, मैं बायर के नाम पर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना देता हूं, जिसमें मैं लिखूंगा कि बायर ने मेरे यहां से इतने 1000 के गुड्स खरीदे हैं एंड बायर के पास अभी कैश नहीं है, तो आज से 1 महीने बाद इतनी तारीख को बायर मुझे इतने इतने पैसे पे करेगा, और मैं बायर को ऑर्डर दे रहा हूं और बायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर मैं बायर को दूंगा, बायर बिल पढ़ लो, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। बायर बिल को पढ़ेगा और बिल पे अपने साइन कर देगा, और साइन करने के बाद बिल को सेलर को वापस लौटा देगा। अब इस बिल का सेलर क्या करेगा? सेलर बोलेगा यार 1 लाख रुपए का माल उधार दे दिया, ध्यान से सुनना पूरी बात, 1 लाख का माल उधार दे दिया 1 महीने के लिए, किसको? बायर को। जो मैंने बिल बनाया ये तो सिक्योरिटी है, पैसा थोड़ी है, सिक्योरिटी है कि आपको 1 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। अब बायर, सेलर सोच रहा है यार 1 महीने बाद 1 लाख रुपए आएंगे, अगर आज मेरे पास होते
तो मैं इसका ऑल माल खरीद कर लाता और इस पे कम से कम 10,000 का प्रॉफिट कमा लेता। तो वो सोच रहा है यार 10,000 का नुकसान हो रहा है एक महीने उधार देने से। कौन सोच रहा है? गधे, सेलर सोच रहा है। ठीक है, अब सेलर इस बिल को लेकर जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बोलेगा एसबीआई मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 1,00,000 रुपए का। एसबीआई बोलेगा चलो मैं आपके बिल को डिस्काउंट कर देता हूं और मैं आपको दे देता हूं 98,000 रुपीज। आपको 2,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं क्या बोलूंगा? 10,000 रुपए कमाने के लिए 2,000 का लॉस झेल लूंगा, 8,000 का तो मुनाफा होगा ना। और बैंक से बोलूंगा बैंक सुनो मैंने तुमसे पैसे ले लिए और तुम्हें बिल दे दिया, अब 1 महीने बाद ये बायर आकर तुमको पेमेंट कर देगा। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज ऐसा तो होता ही है, इंडिया में ज्यादा नहीं होता, दूसरी कंट्री में बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे करते हैं। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ना, एक स्टाम्प पेपर होता है ना, उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है पूरा। ठीक है, जहाँ पे सेलर बायर को ऑर्डर देता है, होता है लेकिन बड़ी जगह बड़े लोग करते हैं, छोटे मोटे लोग इस पर भरोसा नहीं करते। जैसे आज चेक पे भरोसा नहीं करता है इंसान, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देख के बोलेगा डिवोर्स पेपर है कोई बोले। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या करता है, सेलर बिल को बैंक से जाकर डिस्काउंट करवाता है। उसके लिए बैंक को वो इंटरेस्ट नहीं देता, डिस्काउंटिंग चार्जेस देता है। डिस्काउंटिंग चार्जेस देने के बाद बैंक उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर रिमेनिंग अमाउंट दे देता है। अब ये पैसा सेलर को नहीं देता, ये जो पैसा एसबीआई से लिया है वो कौन देगा? बायर लौटाएगा। किसको? बैंक को। ठीक है, समझ में आया? क्या अभी कोई डाउट है? नहीं है? सेलर ही क्या बनाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और सेलर ही उसको लेके कहाँ जाता है? बैंक। बैंक जाके वो क्या कहता है, 1,00,000 का बिल लो और 98,000 दो, 2,000 रुपए क्या काट लो? डिस्काउंटिंग चार्जेस, और 98,000 अपने घर ले आता है। बैंक पूछता है रुक रुक पेमेंट कौन देगा? तो वो कहता है बायर देगा। क्यों? बायर 1 महीने बाद मुझे दे रहा था, अब बैंक बायर तुम्हें पेमेंट करेगा बैंक, तो बैंक 1 महीने बाद बायर से पेमेंट ले। आया समझ? पक्का? चलो, तो यहाँ पे बैंक क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है, जिसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। ठीक है, और सेलर क्या करता है? सेलर में यूजुअली ड्रॉर जो होता है, ड्रॉर क्या करता है? बिल को डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से। तो ये फैसिलिटी बैंक देता है, लेकिन इसको अदर में क्यों रखा है? क्योंकि सर ये बैंक का मेन काम नहीं। मेन काम तो 2 ही होते हैं, ग्रांटिंग डिपॉजिट्स और सॉरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग। बहुत बढ़िया। चलो थर्ड आ जाओ, एजेंसी फंक्शन। देखो मैं तुम्हें चीज समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो एक कहानी सुनो, पूरी सिचुएशन में। ये एक बंदा है, इसकी भोपाल में है टॉप एंड टाउन। क्या टॉप एंड टाउन सिर्फ भोपाल में है? दूसरी सिटीज में भी है, कंट्री में नहीं है, पूरे नेशनल ब्रांड ही है, इंटरनेशनल नहीं है। और नेशनल भी क्या, स्टेट का ब्रांड है, बहुत ज्यादा बड़ा। टॉप एंड टाउन कहाँ पे चल रहा है सर? ये भोपाल में इन्वेंट हुआ था, भोपाल में ही खुला था, अब जगह जगह चला गया। कहाँ कहाँ गया सर? जैसे इंदौर चला गया, नहीं बॉम्बे नहीं जाएगा, जबलपुर चला गया, ठीक है, इंदौर बॉम्बे जबलपुर चला गया, चलो दिल्ली भी जान दो, चलो बॉम्बे भी पहुंचा देता हूँ, बॉम्बे भी चला गया। ठीक है, ये 4 जगह टॉप एंड टाउन चला गया। टॉप एंड टाउन किसका है? इसका सर, मालिक का। इसका नाम मान लो ये है क्या, टुन्नू। ठीक है, इसका है। अब क्या ये इंसान एक साथ 5 जगह अवेलेबल हो सकता है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ रखना पड़ेगा किसी को। तो टॉप इन टाउन तो सिर्फ भोपाल में थी और इसने 5 जगह अपनी अलग अलग फ्रेंचाइजी खोल दी। यहाँ पे इंदौर में, जबलपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में इसको बिठाना पड़ेंगे अपने एजेंट। पता है एजेंट्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, ठीक है। मालिक कौन है? टुन्नू। ये 5 जो इन चारों को जो मैंने नीचे बैठाया है, इंदौर, जबलपुर, दिल्ली, बॉम्बे, ये क्या है? टुन्नू के एजेंट नहीं है, टुन्नू के एजेंट है, दुनिया के थोड़ी है।
है ना भाई, आपकी शादी किसी से होगी तो आपकी वाइफ कहलाएगी या दुनिया की कहलाएगी? हमारी कहलाएगी ना। तो भाई टुन्नू की एजेंसी है चारों, है कि नहीं? तो टुन्नू जो है वो पता है इन चारों से क्या बोलेगा, सुनो, टॉप एंड टाउन का माल मैं बनाऊंगा, जो प्राइस मैं बताऊंगा तुम्हें उसी प्राइस में बेचना है, जैसा स्टोर मैं बनवाऊंगा वैसा बनाना, माल की डिलीवरी मैं करूंगा, जहां पे तुम लोग रहोगे मतलब जहां पे माल रुकेगा, दुकान होगी, उसका खर्चा पूरा मैं देखूंगा, एक एक पाई मैं चुकाऊंगा, तुम्हें सैलरी भी नहीं दूंगा, तुम्हें सिर्फ दूंगा कमीशन। एक यूनिट बेचो, एक रुपए कमीशन, 1000 यूनिट बेचो 1000 कमीशन, 1 लाख यूनिट बेचो तो 1 लाख का कमीशन, और सारा खर्चा, एक एक खर्चा मैं उठाऊं, इंश्योरेंस तक का, दुकान का इंश्योरेंस, बिजली का बिल, झाड़ू पोछे का सब कुछ खर्चा मैं उठाऊं। बस तुम्हें वहां पे जाके बैठना है, मेरी दुकान चलानी है, क्योंकि मैं 5 जगह अवेलेबल नहीं। तो ये जो चारों लोग हैं ना, ये अपने हिसाब से एक पत्ता भी नहीं ला सकते, कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये दुकान के मालिक नहीं है, ये दुकान के नौकर भी नहीं है, ये एजेंट है, इनको कमीशन खाना है, और जैसा जैसा मालिक बोले वैसा वैसा। आया समझ? अब इसकी जगह पे अपन लेते हैं बैंक। सुनो, ये है अपना, मान लो ये अपन लोग हैं ना, अपन में से किसी का नाम ले दो, जैसे क्या नाम है अपना, अरे कोई भी बता दो यार, क्या नाम है? ऋत्विक, ठीक है, एक हाथ वर्ड लगा लेना अगर गलत लिखा हो। सही है, तो ये ऋत्विक है। अब इसका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहां पर है? एसबीआई। ये जो है ये है एसबीआई का बैंक का अकाउंट होल्डर या फिर कस्टमर है। सर जब ऋतिक एसबीआई को बोलता है कि 199 का रिचार्ज करवा, क्या बैंक करवाता है? नहीं करवाता। आप पेटीएम से अगर हो करना, करवा देगा, पेमेंट तो बैंक देगा, पेटीएम थोड़ी पे कर, पेटीएम तो सिर्फ चैनलाइजेशन का काम। आपने बोला सुन एसबीआई, रमेश को मैंने एक चेक दिया है, रमेश नाम का कोई भी इंसान आया तो उसको पेमेंट कर देना। एक इंसान आया चेक लेकर, चोर था, गंदी शक्ल थी, वो आया बैंक में उसको पैसा दे, क्यों? सर मालिक ने उसका नाम लिखा था चेक पे, तो वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा। आपने एक गाड़ी उठाई, फाइनेंस करवाई, एसबीआई को बोलोगे सुनो एसबीआई, टीवीएस नाम की एक कंपनी है, मैंने एक बाइक खरीदी, पैसा लेने आया तो दे देना। मतलब जैसा जैसा आप बोल रहे हो ना, वैसा वैसा एसबीआई का, जो जो आप बोल रहे हो वैसा वैसा एसबीआई करता है। इसके बाद एक फोन आया मेरे पास कि आप पेटीएम से 5 लाख रुपए जीत गए, चलो फटाफट हमें 10,000 रुपए ट्रांसफर करो। मैंने कहा बैंक, एक पेटीएम वाले को 10,000 ट्रांसफर कर देना, तो बैंक ने कहा ठीक है कर देते हैं, बैंक ने कर दिया, वो निकला फ्रॉड। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा बैंक आपने मुझे ऐसा करवा दिया, नुकसान करवा दिया, आपको पता होना चाहिए ना इंसान फ्रॉड है कि नहीं है। तो बैंक बोलेगा सर जैसा मालिक कहेगा वैसा ही हम करेंगे, हम तो सिर्फ एजेंट हैं, आप हमारे मालिक हो, आपने कहा चोर को पेमेंट करो तो हमने कर दी, तो इसमें गलती, नुकसान आपको होगा, बैंक की 1% की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसलिए जो फ्रॉड और फिशिंग होती है उसमें बैंक कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, आया समझ? तो इसलिए बैंक क्या होता है? हमारा एजेंट होता है। अब देखो एजेंसी फंक्शन क्या है। पहला सबसे इजी, देखो इसमें मैं लिखवा नहीं रहा, ध्यान से सुनते जाओ। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, सर यूपीआई चलता है आजकल, देखा होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से फंड ट्रांसफर हो जाते हैं, आज मेरे खाते में कल तुम्हारे, लो मशीन पे स्वाइप कर दो, आज मेरे खाते में आ जाएंगे कल तुम्हारे में। सेकंड, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, कमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन, रेंट एंड अदर पीरियोडिकल रिसिप्ट्स। सुनो, तुम लोग कभी पेटीएम वगैरह चलाते हैं? तुम लोग पेटीएम से तुमने मूवी वाउचर्स और मूवी बुक करी, मूवी बुक करी सर, मूवी थी, 2 टिकट बुक करे, एक टिकट था 150 का, एक मेरे लिए एक उसके लिए, तो 2 हो गए 300 रुपए के। अब इस 300 रुपए पे आपको मिला कैशबैक, कितने का? 80 रुपए का। आप बैंक से 300 पेमेंट करोगे या 220? 300 ही करोगे, कैशबैक है, प्रोमो कोड नहीं है। क्या मिला? कैशबैक।
सर ये 80 रुपए कैशबैक कहाँ आएगा? वापस आपके बैंक अकाउंट में। अगर वॉलेट से पेमेंट करी तो वॉलेट में, और अकाउंट से करी तो अकाउंट में, वो डिपेंड करता है ना। नहीं तो ये बोलो कि नहीं सर वॉलेट में ही आता है हमेशा, तो ऐसा नहीं, ये आपके अकाउंट में आएगा। ये पता है, ये कैशबैक इनकम बैंक ने आपके ब्याज पे कलेक्ट। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे आईटीसी के, आईटीसी ने डिविडेंड बांटा, डिविडेंड कौन कलेक्ट करेगा? आप जाओगे मुंबई कि भाई जैसे मैंने आईटीसी के, मेरे पास 2000 रुपए के शेयर्स मान, 2000 में कितना डिविडेंड मिलेगा? 200 रुपए, 300 रुपए। मैं जाऊंगा आईटीसी बॉम्बे, यहाँ से फ्लाइट करके भाई 300 रुपए दे देना मेरे। तो सर बैंक 300 रुपए सीधे जाके कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब ऐसे ही इंटरेस्ट, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे 1 लाख के, डिबेंचर का रेट कितना मिल रहा है? 8000 रुपए इंटरेस्ट पर एनम। आप जाओगे तो 3-4 हजार तो खर्च हो जाएंगे, तो बैंक कलेक्ट करके ले आएगा। तो बस ये नहीं कह रहा कि बैंक जाएगा एक बोरी लेकर और आपका पैसा कलेक्ट करके लाएगा। बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट भी करेगा, इंटरेस्ट भी कलेक्ट करेगा, डिविडेंड भी कलेक्ट करेगा। क्लियरिंग साइकिल के थ्रू होता है, वो बैंक ईसीएस के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है? आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक आपके बिहाफ पे क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज को खरीदता भी है और बेचता भी है। इसको बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। जिसमें अभी हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है फॉरेक्स मार्केट में। एक बार आप म्यूचुअल फंड में तो कोई भी लगा सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा सा दिमाग लगता है, लेकिन फॉरेक्स में तो बहुत दिमाग लगता है। फॉरेक्स मार्केट में कुछ नहीं होता, करेंसी से खेलते हो आप। क्या करते हो? क्या होता है सिस्टम, इंडिया की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करो और यूरोस खरीद लो, ठीक है। इससे आपको मान लो 10,000 का लॉस हुआ। अब एक काम करो, यूरो से डॉलर खरीदो और डॉलर से रुपीस खरीदो, फायदा होगा। नहीं समझे? रुपीस से यूरो खरीदा तो नुकसान हुआ, उल्टा खरीद के देखो फायदा होगा। कभी ट्राई करना। नहीं समझे? रुपी से जब आपने डॉलर खरीदा और डॉलर से यूरो खरीदा तो नुकसान हो गया। हाँ, अब फिर एक काम करो, पहले यूरो खरीदो, मतलब यूरो है आपका, खरीदो ना, यूरो है, डॉलर खरीदो, डॉलर से रुपीस खरीदो, फायदा होगा, ठीक है। बहुत बड़ी सिस्टम है, यहाँ पे अपन लोग कुछ नहीं डिस्कस कर पाए। तो इसके लिए इंसान फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करता है, ठीक है। फिर आ जाओ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आप क्या करते हो? कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे, कमर्शियल बैंक के थ्रू आप सिक्योरिटीज को खरीदते भी और बेचते हो, लाइक स्टॉक, शेयर्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है। फिर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। कभी कभी जो बैंक्स हैं वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में मदद करते हैं, आपको बताते हैं आपको टैक्स भरना चाहिए, कितना भरना चाहिए, तो इसमें वो लोग हमें इनकम टैक्स भरने में भी मदद करते हैं। मतलब जब टैक्स भरोगे ना तो बैंक के थ्रू ही पेमेंट करो। ट्रांसफर नहीं, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक जो है, कमर्शियल बैंक प्रिजर्व द विल ऑफ द कस्टमर एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर द डेथ ऑफ एग्जीक्यूटर। बैंक जो है वो आपका ट्रस्टी रहता है, मतलब बैंक जो है वो आपके पैसे की देखभाल करता है, आपकी सिक्योरिटीज की देखभाल करता है, और आपकी डेथ हो जाने पर आपका पैसा खा नहीं जाता, आपके एग्जीक्यूटर जो भी नॉमिनी होता है उसको ट्रांसफर करता है। Last, letter of reference. They give information about economic position of the customer to the traders and provide similar information about the trader to the customer. बैंक जो है वो रेफरेंस बहुत प्रोवाइड करता है। जैसे कभी अपनी सिबिल चेक करना, सिविल नहीं होती, वो सिबिल होती है, CIBIL, है ना, सिविल लोग बोलते हैं, वो सिबिल होती है जो आपका क्रेडिट स्कोर बताती है कि आपने अगर किसी से पैसा लिया है तो टाइम टू टाइम चुकाया है। अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा 800 से ऊपर, 900 तक होता है आई थिंक, 800 से ऊपर है मतलब क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो आपको दूसरी जगह लोन लेने में मदद मिलती है। कौन प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन? बैंक। मतलब बैंक नहीं प्रोवाइड करता, बैंक कहता है देखो ये इंसान इतना अच्छा है, तो फिर जो क्रेडिट एजेंसी होती है ना वो सिबिल जनरेट करती है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी बैंक मदद करता है। फिर ये हो गए एजेंसी फंक्शंस। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शन, मतलब सर ये नॉर्मल काम नहीं है, एजेंसी फंक्शन क्लियर होगा ना सारे। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शन मतलब एक इंसान को सेटिस्फाई रखने के लिए, खुश रखने के लिए बैंक कुछ और फैसिलिटीज भी देता है। जैसे पहली लॉकर फैसिलिटी, अपना गोल्ड, अपने पैसे को आप लॉकर में रख सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट हो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स बैंक लॉकर में रखती है। क्यों? मान लो भाई कंपनी में आग लग गई, जल गई, तो इस वजह से। ट्रैवलर्स चेक इशू करती है। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मुझे बहुत बड़ी बिजनेस डील में जाना है, करोड़ों रुपए लेके जाऊंगा क्योंकि बैंक से विड्रॉ नहीं होंगे,
एक दिन में क्या करोड़ रुपए निकाल सकते हो बैंक से? नहीं। तो बैंक ट्रैवलर चेक इशू करता है, सर आप जाइए ये चेक को फाड़ के दे देना, ये कैश का काम करेगा। मतलब एक बस पे रुका, मैंने बस पे ट्रैवलर चेक फाड़ के दे दिया, तो वो भी कैश का काम करेगा। यूजुअली अपने यहाँ यूज नहीं होते, इशू होते हैं, यूज नहीं होते। क्यों? यहाँ पे लोगों को बोलो ये 100 का नोट, बोलेगा भाई इसको तो गांधी जी ही नहीं बने, किससे, है ना। इसके अलावा लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, जिससे कस्टमर की क्रेडिट बर्थनेस का पता चलता है। मतलब एक कस्टमर ने कितना क्रेडिट लिया है अपनी लाइफ में और उसमें से कितना चुकाया है। मतलब अगर कोई नया लोन इशू कर रहा है कोई भी, तो ये देखकर करेगा ना कि पुरानी हिस्ट्री इंसान की। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, बैंक जो है सिक्योरिटी इशू करने में मदद करता है। तुम लोगों ने, अच्छा अभी तो तुम्हारी 12th चल रही है ना, तुम लोगों ने वाला चैप्टर पढ़ा शेयर्स वाला? है भाई, शेयर्स वाला मतलब कंपनी अकाउंट्स में एक चैप्टर होगा जिस है तो भाई 3 बुक्स है अकाउंट्स। एक बुक में पार्टनरशिप और एमपीओ है, एक बुक में रेशियो वगैरह है, वो हो गई। एक और बुक है इसके अलावा, अभी नहीं पढ़ा। जब वो पढ़ोगे ना तो एक चीज होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे मान लो मेरी कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू कर रही है, तो एक क्लॉज होता है, कोई भी कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसके 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। मतलब मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, कंपनी जिसका नाम है टाटा, उस कंपनी ने 1 लाख रुपए मांगे लोगों से, जनता से बोला जनता रोड पे खड़ो कि 1 लाख रुपए दे दो, सब लोग 1-1 रुपए दे दो, 2-2 रुपए दे दो। मतलब ऐसा एग्जाम्पल भी बताऊं, लोग 100-100 करोड़ 500-500 करोड़ रुपए मांगे। तो 1 लाख रुपए मैंने मांगे, लेकिन लोगों ने मुझे दिए 89,000 रुपीज। तो पता है मुझे 90% सब्सक्रिप्शन हुआ क्या? नहीं। कितना परसेंट हुआ? 89%। मुझे पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। क्यों? लोग आप पे भरोसा ही नहीं कर रहे, तभी तो 90% नहीं। अगर वही टाटा कंपनी सच में इशू करती ना, तो यहाँ पे पता है एक, यहाँ पे 2 या 3 जीरो बढ़ जाते पीछे। लोग कहते भैया 2 पैसा तो टाटा ने मांगा है, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, लोगों को पैसा लौटाना पड़ता, पूरा नहीं, 1 लाख के ऊपर जो भी वो लौटाना पड़ता, बोलते भैया ये पैसा वापस। लेकिन अगर 89,000 होते तो बैंक क्या बोलता, सॉरी बैंक बोल रहा हूँ, कंपनी क्या बोलती कि आई एम सॉरी, मुझे आपका पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट के हिसाब से आप लोगों ने हम पे भरोसा नहीं करा। अब ये चीज बैंक देखता है, बैंक सोचता है यार अगर ऐसा हो जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत है। कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही, बहुत पैसा खर्च होता है आईपीओ लाने में, और उसके शेयर सब्सक्राइब ना हो, तो इसलिए कुछ शेयर्स अंडर राइटर्स को दे दिए जाते हैं और बोला जाता है देखो जनता जितने खरीदे खरीदने दो, जितने अंडर सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन के लिए जितने शेयर्स चाहिए ना, जैसे यहाँ पे 1,000 रुपए चाहिए तो तुम लोग खरीद लेना। अंडर राइटर्स मतलब कुछ कंपनी को लालच वालच देके खरीदवा देना। तो बैंक इसका काम भी करता है, मतलब बैंक अंडर राइटर्स का काम करता है, एक दलाल ब्रोकर का काम करता है, जिसमें कंपनी के शेयर अगर नहीं बिकते तो बैंक उसको बिकवाने की कोशिश करता है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन तुम्हारे कोई काम करना, ठीक है। सॉरी, जब सीए करूंगी। लास्ट, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंक जो है ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है। जैसे इस साल जीडीपी कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, कहीं ना कहीं बैंक भी इंफॉर्मेशन पास करता है। अगर इस साल इतना पैसा डिपॉजिट हुआ है, इतना खर्चा हुआ है, तो भाई लोगों के पास पैसा है, प्रॉफिट है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे होंगे? इनकम कमा रहे हैं तभी तो कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे बैंक बहुत सारी चीजों का स्टैटिस्टिक्स मतलब करता है, ठीक है। नहीं, मनी सप्लाई इज अ डिफरेंट टॉपिक, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। मनी सप्लाई का पूरा टॉपिक है, पागल हो जाओगे पढ़ के, ठीक है। तो इतना वो मत लो, जब से देख रहा हूँ, जब से मैंने मनी चालू करा है तो भाई मनी से ही मनी सप्लाई नहीं नहीं, अरे बहुत इजी टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सब? चलो, आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच।